भारतवर्ष आर्य ऋषि मुनियों की पवित्र पुण्य भूमि रहा है। संसार में आगमन और प्रस्थान का बिंदु हर एक सजीव के व्यक्तित्व से जुड़ा है। मानव और समाज की कहानी एक दूसरे के समांतर चलती है। दोनों एक दूसरे के पर्याय बनते हैं। जिसने अपने जीवन और समाज को शाश्वत मूल्यों और संस्कारों के रूप में अपना व्यक्तित्व और कृतित्व दिया, वही समाज में अपनी छाप स्थायी कर लेता है। सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करके और विदेश की धरती पर वेदांत की सार्वभौमिकता प्रतिष्ठापित करके और स्वदेश प्रेम और विश्व मैत्री का प्रतिरूप जो स्थायी रूप से रह जाता है, मन में बस जाता है, वो है स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात बिल्कुल सही कही है। तो बस खुली आंखों से सपने देखिए और उन्हें पूरा करने में जुट जाइए। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको कामयाबी तक जरूर पहुंचाएगी। और यूं ही हमसे मुलाकात भी करते रहिए आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों को जिस तरीके से कहा जाता है ना, जीवन वो है जो न सिर्फ खुद के लिए जिया जाए, बल्कि वो है जो खुद के साथ दूसरों के लिए भी जिया जाए। और कुछ ही लोग होते हैं जो अपना जीवन औरों की जिंदगी को सुधारने में और बनाने में लगा देते हैं। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक ऐसी ही खास शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा किया, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने आसपास युवाओं को भी प्रोत्साहित किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भुवनेश जैन, जो कि निदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल, भारत सरकार का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कहा जाता है ना कि अपना जीवन तो सभी सुधारते हैं, अपने जीवन के लिए हर कोई कार्य करता है, लेकिन दूसरे के जीवन को बेहतर और सुधारने के लिए कम ही लोग होते हैं। और एक ऐसी ही खास शख्सियत हैं आप। तो किस तरीके से प्रोत्साहित होते हैं और ये ऊर्जा कहाँ से आती है आपको? नाहिदा जी, मैं तो एक सामान्य तौर पे फील्ड में काम करता रहा हूँ और ये सोच के भी हम लोग काम करते रहे हैं कि इस इलाके के लिए जहाँ हम लोग काम करें, हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम अपने साथ साथ में उन सारे नौजवानों को हम लोग तैयार कर सकें कि जिससे कि उस अकाल और सूखे ग्रस्त इलाके के अंदर और जहाँ भेदभाव का जहाँ आलम हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वहाँ हम समता के वाला समाज बना सकें और लोग अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ सकें और दूसरों को भी आगे ले जा सकें। तो इसी भावना से लोग जुड़ते गए और मिलकर हम लोग काम करने की कोशिश करते रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत खूब। सर, जहाँ जिक्र किया है आपने आपकी बचपन वाले उस शहर का, बाड़मेर का, जो कि हमारे राजस्थान का ख़ास एक शहरी इलाका कहलाता है, गीत संगीत का इलाका होता है। तो चलिए सबसे पहले बाड़मेर की ही उन गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपके उन बचपन के खूबसूरत पलों को। तो कैसा था वो जीवन और कैसा था वो बचपन? वो जो जिस इलाके में हम बाड़मेर में रहते थे, तो वो निश्चित रूप से वो अभावों का इलाका रहा है। और उन अभावों के बीच के अंदर भी जो प्रेम और सद्भावना थी, लोगों में जो जुड़ाव था और जो मोहब्बतें थी, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। क्योंकि जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, नंबर 1 स्कूल के अंदर या गांधी चौक की स्कूल के अंदर या हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर या वहाँ की कॉलेज के अंदर, तो जिस तरह से ग्रामीण इलाकों के भी नौजवान थे और कस्बे के भी नौजवान थे,
तो हम लोग मिलकर किस तरह से अपना एजुकेशन के अंदर एक दूसरे को मदद करते रहे हैं, और खेल और दूसरी शनिवारी सभाओं में हम लोग जिस प्रकार से हमारी सहभागिता मिलकर बनती रही है, तो वो हमें वो जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो साथ में काम करने का जो आनंद है, तो बहुत याद आता है। और साथ में उस ज़माने के अंदर की दूसरे प्रकार के खेल नहीं हुआ करते थे, और लोगों को जोड़ने वाले खेल जो परंपरागत रूप से थे, चाहे वो कुश्ती हो, खो खो हो जी, तो इन सारे में वो, चाहे वो लंगड़ी खेल वाला हो, तो ये लोग हम लोग जब वो रियल जो छुट्टी का टाइम होता था, और या वो पीरियड इस प्रकार का पीरियड होता था कि जिसके अंदर हम लोग अपना लंच कर रहे हैं और खेल रहे हैं, तो वो आनंद और वो यादें हमें आज भी आती है। और फिर जो है इंटर स्कूल में जो टूर्नामेंट्स होते थे, जिस तरह से टीमें लेके जाते थे, हुटर्स भी होते थे उसके साथ में, तो वो काफ़ी हमें उस पीछे की उस समय जहाँ जाते हैं हम लोग, तो लगता है कि एक ऐसा माहौल हम लोगों का रहा है जिसके अंदर हम सबके साथ आनंद के साथ रहे हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया है। बहुत खूब सर। यहाँ मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आ गई है कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, ये तुम खुद से ही बनते हो और खुद के लिए ही करते हो, और ये ज़रूरी भी है। अक्सर लोग अभावों का रीज़न देते हैं कि हम इस वजह से नहीं कर पाए, लेकिन जो करने वाला होता है वो हर हाल हर परिस्थिति में कर लेता है। ऐसा ही कुछ आपके जीवन में भी रहा। सर, यहाँ आपने खेलों का जिक्र किया, तो खेल आपके जीवन में हमेशा से बहुत खास रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। किन किन खेलों में रुचि थी? उस ज़माने के अंदर चूँकि अब नेहरूआ केंद्र में ही एक व्यायामशाला हुआ करती थी, और आज भी अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं रणजीत सिंह जी साहब, जो अभी पूना के अंदर हैं, तो वो शहर के तमाम नौजवानों को जोड़ने का उन्होंने काम किया। तो कुश्ती एक प्रिय खेल उस समय बनी हम सभी के लिए, और उसके साथ व्यायाम का जो मामला था, तो व्यायाम जो है उसने हमें बहुत एक्टिव बनाने में और शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करने में बहुत महती भूमिका निभाई। तो वो इसके अलावा स्कूल के अंदर जो टूर्नामेंट्स होते थे उसमें खो खो और फुटबॉल हुआ करता था, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से बाद में वो खेल मेरे जीवन का ज़्यादा वो हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन उस ज़माने के अंदर जो एक टीम बिल्डिंग हम लोगों ने सीखी, और टीम के अंदर कैसे काम करना है, चाहे वो फुटबॉल का मामला हो, चाहे वो खो खो का मामला हो, तो उसने हमें पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत मदद की उसने। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत निखारने में बहुत कारगर साबित होते हैं, खेल हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। यहाँ से मैं एक बात जिक्र करना चाहूँगी, बाड़मेर से जोधपुर आना, वो कैसा सफ़र था? बाड़मेर से जोधपुर तो मैं आया था वहाँ की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, लेकिन बाद में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर आ गया। अच्छा। और मैंने यहाँ से फिर एमफिल किया, और यहीं ह्यूज हॉस्टल में मैं रहा करता था। तो यहाँ भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो नौजवान थे, तो उनसे साथ में रहना करना, एक कल्चर का एक दूसरे से जो एक्सचेंज और समझ, उसने भी हमारी क्षमताओं को बढ़ाने में और समझ को बढ़ाने में बहुत मदद की। और यहीं से हमने एमफिल के साथ साथ पीएचडी का जो है वो तो अभी 10 साल 12 साल पहले ही, अच्छा, अभी किया, क्योंकि जल्दी से जॉब में हम लोग आ गए थे। और लेकिन एक आग दिल में लगती रही कि जो रेगिस्तानी भील हैं, तो उनको लेके मुझे ज़रूर काम करना है कि उनको इतिहास में वो जो जगह नहीं मिल पाई, या उनके जो वैल्यूज़ रहे हैं, तो उस वैल्यूज़ को किस तरह से उनका जो है राजनीति के अंदर और सामाजिक क्षेत्र के अंदर योगदान रहा है, तो उसे अगली जनरेशन तक ले जाने का मन का भाव रहा। तो जब हम यहाँ ट्रांसफ़र होके आए जयपुर के अंदर, तब हम लोगों ने उसके ऊपर, मैंने अपना काम उसके ऊपर फिर शुरू किया। आपने पीएचडी भी उसके ऊपर की करके, और क्योंकि फील्ड में भी था तो उन लोगों के साथ हमारा पूरा जुड़ाव रहा है, तो मुझे लगा कि जिस पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और सोशलिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने काम नहीं किया है, तो उस पर मैं इस तरह का काम करूं कि आगे की जनरेशन के लिए एक डिग्निटी का भाव और एक गरिमा का भाव उस कौम के साथ साथ दूसरी कौम में भी पैदा हो, कि हमारे बीच के अंदर इस तरह की कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने समाज और राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत खूब सर, और ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव सोच है। सर, इस सोच का जुड़ाव कहीं ना कहीं उस एक बचपन की ट्रिप से रहा जब आप स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। जी बिल्कुल। क्या जुड़ाव है, क्या कहानी है, वो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी। नायदा जी, पिताजी के साथ मुझे कन्याकुमारी जाने का बचपन में मौका मिला,
और वो तस्वीरें आज भी जहन के अंदर हैं कि किस प्रकार की उनकी आदमकद जो मूर्ति थी जी जी। और जो बुक स्टॉल वहाँ जो थी, तो वो यूथ को इंस्पायरिंग करने वाली जो साहित्य था, तो वहाँ से मैं ख़रीद के लेके आया था। तो हर समय मेरे पास रखता था। तो मुझे तो लगता है कि जाने अनजाने में कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जो बातें हैं उसने मेरे दिल दिमाग के अंदर बहुत गहरा असर किया होगा, और जिसकी वजह से एक किसी उद्देश्य को लेकर काम करने का जो मन लगता है कि मैं अपनी ताकत उसके अंदर लगाऊं कि काम कर सकूं मैं। तो विवेकानंद जी का जो लिटरेचर था और उनकी जीवनी जब पढ़ते हैं तो लगता है कि वो नौजवानों को बहुत अपील करता है करके। जी बिल्कुल। अब उनका एक जो है ख़ास तौर से उठो जागो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, लगे रहो काम के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो पढ़ाई करते थे तब भी कि भाई ये चैप्टर अभी नहीं हुआ है तो भाई ये चैप्टर पूरा करके हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे एजुकेशन के अंदर यदि वो हमें मदद करता है, तो ऐसे सार्वजनिक जीवन के अंदर भी हमें उसको एक ताकत देता है, अरे यार ये जब तक काम ख़त्म न हो जाए हमें इस पर लगे रहना है करके। तो इसी प्रकार से जो मूल्यों की बातें हैं विवेकानंद जी की, खासतौर से मनुष्यता को लेकर कि उन्होंने धर्म के मामले के अंदर मनुष्यता को केंद्र बिंदु बनाया और उसके आधार पर उन्होंने सारा अपने काम को विस्तारित किया। आप देखिएगा कि उनका एक जो वाक़या है वो बहुत मन को बहुत सुकून प्रदान करता है और बहुत अच्छा लगता है कि जब पश्चिमी बंगाल के अंदर प्लेग फैल गया था जी। और उन्होंने मठ के लिए जो राशि चंदा इकट्ठा किया था, तो उन्हें लगा कि ये जब प्लेग में लोग मर रहे हैं कर रहे हैं, अभी इनको मदद करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि ये जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है मठ के नाम का, वो हम लोग उस प्लेग मरीजों के लिए उनकी दवा के लिए जो है हम लगाएंगे, सेवा के लिए लगाएंगे। मठ के लोगों का विरोध करने के बावजूद भी उनका जो निर्णय था वो मनुष्यता से भरा हुआ था, मानवता से भरा हुआ था जी। तो ऐसे में वो एक संदेश देते हैं कि हमारे लिए पहली प्राथमिकता क्या है। हाँ। तो इसलिए इसके साथ ही जब मैं पढ़ता हूँ उनको तो मुझे लगता है कि उन्होंने दरिद्र लोगों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, जो जिन्हें अछूत मान लिया गया था, तो ऐसे लोगों के लिए उनके दिल के अंदर इतनी करुणा, प्यार और स्नेह था कि उन्होंने कहा कि हर इनमें परमात्मा बसता है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बसता है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले इनकी सेवा करो। बहुत खूब। और ये इनकी यदि सेवा नहीं कर पाए तो हमारा धर्म और हमारी मनुष्यता, हमारा होना सारा बेकार है। तो ऐसे में उनके जो जीवन की घटनाएं हैं और वो बहुत ही प्रेरित करती रही करके। बिल्कुल, और यही कारण है कि जो उनका जन्म दिवस है 12 जनवरी, वो राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर इसीलिए मनाया जाता है ताकि हर युवा के कहीं ना कहीं वो आदर्श हैं और मार्गदर्शक हैं। हम आपसे युवा दिवस के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ है आपके विचार और क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जो सबसे बड़ा जो मुख्य केंद्र बिंदु उनका था मानवता और राष्ट्रीय चेतना का जी। और उसके साथ ही वो उन नौजवानों को जिस रूप में देखते थे कि मुझे ऐसे नौजवान चाहिए जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो, जो आपने अभी बात कही गतिशील और कर्मशील होने की, तो ऐसे नौजवान चाहिए जो कर्मशील हो, जिनमें श्रद्धा हो, आत्मविश्वास हो, जो समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन लोगों को वो ढूंढ भी रहे थे और उनके लिए उनका ये संदेश भी था कि यदि आपके अंदर निर्बलता नहीं है और निर्बलता को आप दूर कर देंगे तो न केवल आप महत्वपूर्ण होंगे वरन देश और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे। तो उन्होंने देखिएगा कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मन की निर्बलता को दूर करने की बात कही, शरीर की निर्बलता को दूर करने की बात कही, और इसी के लिए उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से कोई भी आपको कमजोर करता है तो उसको जहर समझकर उसको बाहर कर दीजिएगा जी। बिल्कुल। तो ऐसे में आप देखिएगा कि कितनी ताकत वो कमजोर व्यक्ति को दे रहे होते हैं कि आप बलिष्ठ बनिए, मजबूत बनिए, आत्मविश्वास को जगाइए। और फिर आप देखिएगा इसके साथ भी विवेकानंद जी कहते हैं कि जहाँ शक्ति है वहाँ जीवन है जी, जहाँ निर्बलता है वहाँ मृत्यु है।
जहाँ विस्तार है वहाँ जीवन है, जहाँ संकुचन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ द्वेष है वहाँ मृत्यु है। तो ऐसे में इन भावों के साथ में जब विवेकानंद जी इन सारी बातों को नौजवानों को बताते हैं, कहते हैं, तो आप सोचिएगा कि नौजवानों के लिए विवेकानंद जी कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। कि ऐसे शख्सियत जो नौजवानों के अंदर आत्मविश्वास को पैदा करे, उसकी निर्बलता को दूर करे, उनको कर्मशील बनाने के साथ साथ लक्ष्य के साथ लगने के लिए मजबूत करे। फिर वही कहते हैं कि लोहे की तरह मांसपेशियां होनी चाहिए, नसें आपकी फौलादी होनी चाहिए, हृदय आपका वज्र जैसा होना चाहिए। तो ऐसे में वो नौजवानों को जो है शारीरिक रूप से कितना बलिष्ठ करने की बात करते हैं, मजबूत करने की बात करते हैं। तो आप जब शरीर से बलिष्ठ होंगे, मन से जो है बलिष्ठ होंगे और आप जो है कर्मशील होंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है समाज के लिए और खुद के लिए, परिवार के लिए ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। तो ऐसे में राष्ट्रीय युवा दिवस उनके उन ओजस्वी विचारों को लेकर, उन ऐसे ओजस्वी विचारों को जिससे कि नौजवानों की ज़िंदगी में बदलाव आ जाए और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हों, ज़्यादा उनकी जो श्रम शक्ति देश के आर्थिक विकास में लगे। उन सामाजिक मूल्यों के लिए भी वो जरूरी है कि जो समाज को समता प्रदान करे, समाज में सौहार्द को प्रदान करे, प्रेम और स्नेह को प्रदान करे, उन ऐसे मूल्य जिससे कि समाज के अंदर सामूहिक रूप से हम लोग अपने दायित्व को पूरा कर सके। बिल्कुल, यहाँ शायद यही वजह है कि 2025 का जो युवा दिवस है वो राष्ट्र निर्माण में युवा सशक्तिकरण को प्रेरित करता है, इसी का एक संदेश देता है। कितना ज़रूरी है, और कहा भी जाता है ना, किसी देश की तरक्की तभी है जब वहाँ की यंग जनरेशन अच्छी हो, यंग जनरेशन जो है, यूथ जो है वो कुछ अच्छा कर रहा हो। तो कितना ज़रूरी है युवा सशक्तिकरण आपकी निगाह में? देखिएगा कि देश का जो 15 से 29 वर्ष का आयु वर्ग है करीबन 27-28% है जी, और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी 34% से भी अधिक है। बिल्कुल। तो ऐसे में युवा जिसके पास शक्ति है, ताकत है, वो एक तरह से डिविडेंड है हमारे देश के लिए, आर्थिक उत्पादन के लिए और देश को गतिशील बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए। तो ऐसे में युवा शक्ति के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसे में नौजवानों को किस प्रकार से हम लोग ज़्यादा सशक्त कर सकें, नौजवान यदि सशक्त होगा तो देश का भविष्य भी सशक्त होगा, देश के आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होगी। इसलिए कहा भी जाता है कि हर समय हम लोग नौजवानों के भविष्य के निर्माण की बात नहीं कर सकते, हमें ऐसे नौजवान तैयार करने जो भविष्य का निर्माण कर सके। तो ऐसे में नौजवानों की उपयोगिता का तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो माना जाता है कि यदि अब आप देखिए कोविड के दौरान देखिए आप, बिल्कुल सर, कोविड के दौरान जो मदद करने के लिए कौन सबसे आगे आ पाए? यंग जनरेशन। सारे यंग जनरेशन वो बाहर आई है, उन्होंने मदद की है, हर जगह हर स्तर पर मदद की है, और केवल इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। तो ऐसे में नौजवानों की ताकत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, वो साहसी होते हैं, जो विवेकानंद जी चाहते थे कि वो साहसी बने जी। वो आत्मविश्वासी होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं जी। तो जो रिस्क टेकिंग जो है वो समूह है, जो साहस है जिसके अंदर, जिसमें आत्मविश्वास है, जिसमें मानवता है, तो ऐसे समूह का जो है निर्माण देश के निर्माण के लिए जरूरी है। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं जो उनकी कही हुई बातें हैं वो यूथ को मोटिवेट करती है, और कहा जाता है ना कि जो लिखा जाता है या जो दिख रहा होता है वो यादगार रहता है, चाहे वो किताबें हों, वो आने वाली जनरेशन के लिए एक संदेश होता है। और इसी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारा सिनेमा। हमारे सिनेमा जगत में भी कई ऐसी मूवीज़ बनी हैं, कई ऐसे गाने बने हैं जो आज भी हम में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी यंग जनरेशन के लिए एक अच्छा मैसेज देते हैं। ऐसी ही एक मूवी आई थी सन 1957 का, जिसका गाना आज भी जब भी चल रहा होता है तो हर एक के दिल में कहीं ना कहीं वो जज्बा, वो भावना पैदा हो जाता है, और वो गाना है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। और सर, आप जिस विभाग को संभाल रहे हैं वहाँ तो आपकी जिम्मेदारी है युवाओं के जो कार्यक्रम हैं उनकी खेलकूद की, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम, क्या कुछ खास जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं आप? नेहरू युवा केंद्र संगठन की जो स्थापना है 1972 में हुई थी जी, और उसमें एक खास उद्देश्य था कि देश के जो ग्रामीण इलाकों के जो नौजवान हैं जी, उन लोगों को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए, लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप किया जाए,
ताकि वो ज़्यादा अपने लिए भी उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके, साथ साथ वो गांव के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में अपनी भूमिका को अदा कर सकें। लोकल प्रॉब्लम्स हैं तो वो लोग मिलकर जो है उस समस्या को दूर कर सकें जी। और आपस में हर जाति वर्ग के जो लोगों को मिलकर आपस में बैठना और समस्या का समाधान करना उनमें आना चाहिए। एक तरह से लोकतंत्र की एक नर्सरी के रूप में नेहरू युवा केंद्र जो है वो गांव में युवा मंडलों को तैयार करता है जी। और उसके पीछे का जो उद्देश्य है कि उसमें एक वॉलंटियरिज्म को पैदा करना, स्वयं सेवा की भावना को पैदा करना, ताकि वो अपने समाज को और गांव को जो है योगदान कर सके। तो इसी लिहाज से कि कैसे नौजवानों में लीडरशिप की स्किल को डेवलप किया जाए और उन लोगों में किस प्रकार से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम दिए जाएं, तो उस लिहाज से पहले लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ होते रहे हैं और उसके बाद स्पोर्ट्स है, कल्चर है और यूथ एक्सचेंज की प्रोग्राम हैं। तो इसके माध्यम से लोगों को एक्सपोजर मिलता रहा है और उनकी पर्सनैलिटी में इजाफा होता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से गांव में आपस में लोगों का मिलना जुलना, दूसरे आसपास के जो गांव है उनसे भी उनका इंटरेक्शन होना, ये सारा एक अवसर उनको प्रदान करता है कि कैसे गांव के अंदर और आसपास के इलाकों के अंदर वो अपनी मैत्री भाव को आगे बढ़ाते जाएं। खेल कहीं ना कहीं काफ़ी कारगर होते हैं और यही वजह भी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा प्रोत्साहित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में वो जितने भारतीय खिलाड़ी हैं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि खेलों के लिए आगे बढ़िए, खेलो इंडिया, वो एक उनका मिशन भी रहा है। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे वो कितना कारगर है और उससे युवा शक्ति को कितना फ़ायदा होता है। देखिए, हम लोगों का मूल रूप से जोर फिटनेस के प्रोग्राम के अंदर है और उस फिटनेस के प्रोग्राम के अंदर योगा एक सबसे महत्वपूर्ण है और साथ साथ में हम खेल के कार्यक्रमों के माध्यम से एक स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने का काम नेहरू युवा केंद्र खासतौर से करता है। और चूंकि एक स्पोर्ट्स कल्चर यदि पैदा होती है तो वो न केवल आपकी शारीरिक रूप से आपको सक्षम बनाने में मदद करती है, वरन गांव के अंदर जब आप एक साथ कोई खेल खेल रहे होते हैं तो आपकी मैत्री भाव को और ज़्यादा बढ़ाने में भी वो मदद करती है। तो एक सामूहिक चेतना का, सामूहिक शक्ति का भी एक विकास होता है उसके अंदर कि ताकि वो मिलकर गांव के लिए ज़्यादा वो योगदान कर सकें। आज यदि फिटनेस यदि आपकी है तो आप हॉस्पिटल के से मुक्त हो सकते हैं। फिटनेस है तो सामान्य जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटिक बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या अपनी जीवन शैली के कारण जितनी भी बीमारी हमारी पैदा होती है गलत जीवन शैली की वजह से, तो फिटनेस आपको एक पॉजिटिव जीवन शैली जीने के लिए मदद करती है। तो ऐसे में यदि पॉजिटिव यदि शैली आपकी है जीवन की, तो वो यदि आपको शारीरिक रूप से अच्छा बनाती है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए काफी कारगर है, महत्वपूर्ण काम है ये। और ना सिर्फ योग को भारत बल्कि पूरी दुनिया आज मान रही है और इसमें भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का खासा योगदान रहा है कि उन्होंने योग को प्रोत्साहित किया है, जो कि हमारी ही विधा थी और कहीं ना कहीं हमसे दूर होती चली थी। मगर आज के दौर के अंदर ना सिर्फ बच्चे बड़े, हर आयु वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। योग को यहाँ तक कि नेशनल गेम में भी ले लिया गया है, उसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ये खासा कहीं ना कहीं जो आप एक छोटा पौधा लगा रहे हैं नेहरू युवा केंद्र की ओर से, वो पौधा एक वृक्ष बन रहा है और वृक्ष अच्छे फल भी दे रहा है। यही एक खास बात रही है कि खेलों को जिस तरीके से आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आज के वक्त में हमारे कई खिलाड़ी ना सिर्फ ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में कई मेडल जीत रहे हैं। कितना गर्व महसूस होता होगा सर? निश्चित रूप से कोई ग्रामीण इलाके से नौजवान यदि कोई आगे बढ़ता है और देश का नाम रोशन करता है तो हम सबके लिए गर्व और खुशी की बात होती है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जिस तरह से अवसर मिल रहे हैं नौजवानों को आगे बढ़ने के, तो उसमें हर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि हाँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी आगे जो है कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो ये जो माहौल बना है, जो वातावरण बना है, वो निश्चित रूप से पॉजिटिव माहौल जो है नौजवानों को एक ताकत देती है, आशा जगाती है, एक सपना उनको पैदा होता है और उस सपने को अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो ऐसे में फिटनेस, स्पोर्ट्स और योगा सब आपस में एक तरह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और योगा को लेके तो नेहरू युवा केंद्र ने तो उसको घर घर तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। सर, यहाँ एक और जिक्र करूंगी मैं कि कहते हैं ना, जब विरासत बच्चे संभाल रहे होते हैं तो उनके कंधों पे अहम जिम्मेदारी हो जाती है और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी रही क्योंकि आपके पिताजी भी नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े रहे और उसके बाद आप जुड़े।
कितना गर्व महसूस करते हैं आपके पिताजी और कितना कुछ अच्छा महसूस करते हैं, और उनकी सिखाई राह को आप कितना अपनाते हैं? उन्होंने जिस तरह से कर्मशील रह के जीवन भर काम किया और एक गांधीयन शैली के साथ में, और जिस ईमानदारी के साथ में उन्होंने काम किया और अपने आप को गरीब और कमज़ोर वर्ग के लिए समर्पित किया अपनी पूरी ज़िंदगी को, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें हमें प्रेरित करती है कि हम अपना जीवन जो है उसी तरह से आगे जिएं और लोगों के साथ काम करके उसमें कुछ सशक्तिकरण का काम कर सके, तो ज़रूर हमें करते रहना चाहिए। तो वो उनकी जो जीवन शैली है और जो उनके वैल्यूज़ हैं और जो उनका काम के प्रति जो 100% जो उनका जो देने का रहा है काम के प्रति अपना डिवोशन, तो वो निश्चित रूप से प्रेरणा के योग्य हम लोगों के लिए और हम सभी के लिए, और ख़ास तौर से मेरे को बहुत ताकत देता है वो। बिल्कुल, वो कई कुछ पद चिन्ह होते हैं, कहते हैं ना जब एक अच्छा गुरु होता है ना तो वो शिष्य का जीवन बदल देता है, और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी ऐसा ही रहा था। जब रामकृष्ण परमहंस जी उनके जीवन में आए, वो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानते हैं आप, और क्या आज की हमारी यंग जनरेशन को आप बताना चाहेंगे कि कैसे उनके गुरु ने उनको एक महापुरुष बना दिया? देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी से जब विवेकानंद जी का संपर्क हुआ और उसके बाद में उन्होंने अपना उनको शिष्य स्वीकार किया, विवेकानंद जी ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया, और उस पीरियड में जब परमहंस साहब बीमार हो गए और कफ और खून ये सारी चीज़ें उस बीमारी के अंदर जब थी, तो दूसरे जो उनके समकक्ष शिष्य थे तो वो जब उनके पास नहीं जा रहे होते परमहंस जी के पास में, तो उन्होंने तय कर दिया कि मैं पूरी गुरु सेवा में खुद गुरु सेवा की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली करके, और गुरु सेवा तो उन्होंने की उसके साथ जो विचार जो था खासतौर से परमहंस जी का कि हर व्यक्ति में देवत्व है, हर मनुष्य के अंदर देवत्व है, और उस देवत्व को के लिए उस गरीब की हमें खासतौर से सेवा करनी है, और इसके बहाने आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो विचार है मनुष्यता का, जो विचार है सेवा का, तो उन्होंने विवेकानंद जी ने उसको अपनी ज़िंदगी का जो है वो सूत्र बना लिया। आप देखिएगा कि रामकृष्ण परमहंस जी जब नहीं रहे तो उन्होंने रामकृष्ण जी के नाम से एक मिशन शुरू किया और मठ बनाया वहाँ जी, और सेवा को उन्होंने सर्वोपरि माना जी। और पूरी ज़िंदगी के अंदर आज मेरे ख्याल से 130 के करीब जो है मठ पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, और वो सारा गरीब दलित और कमज़ोर वर्ग के लिए एजुकेशन का है, चिकित्सा का है, आपदा विपदा प्रबंधन के अंदर उनको मदद करने का है, और उनकी रोजी रोटी के लिए भी जहाँ ज़रूरत होती है वो मदद करने का काम करते हैं। हमारी भी ट्रेनिंग जब हम लोग 1988 में इस नेहरूआ केंद्र से जुड़े जी, तो हमारी ट्रेनिंग हमारी RK मिशन के अंदर हुई है, रामकृष्ण मिशन के अंदर, अच्छा। कलकत्ता के अंदर। तो हमें नज़दीक से देखने को मिला कि किस प्रकार से सन्यासी जो है लोग घर बार त्याग करके और सेवा के काम से उस गरीब इलाके के अंदर मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी आपको अवसर मिलता है हम उस अवसर का उपयोग करते हुए गरीब और कमज़ोर वर्ग तक पहुँचें और उसको मुख्यधारा में भी लाने की कोशिश करें, उसको सशक्त बनाने की कोशिश करें। ये हमारे जीवन का ध्येय भी बनना चाहिए और हमारे जीवन का मिशन बनना चाहिए, और ताकि एक मन में सुकून मिलता है कि हाँ कि मेरे इस जीवन के अंदर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, लोगों को जोड़ पाया और मैं अपना दायित्व को पूरा कर पाया। उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। उन्हें अवसर नहीं मिला इसलिए वंचित हैं, आपको अवसर मिला है कि आप उस वंचितों को जोड़ने का काम करें कि ताकि वो बराबरी में खड़े हो सके। बहुत खूब सर, और तभी तो कहा जाता है ना कि एक अच्छा गुरु ना सिर्फ एक अच्छा शिष्य देता है बल्कि देश को एक अच्छा इंसान दे रहा होता है। इसीलिए गुरु जो है हमारे देश में भगवान से भी पहले माना जाता है। गुरु की अहमियत, गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है, और तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी है कि आपको एक अच्छी संगत बेहतर बना सकती है, बेहतर बनाती है। और उन्होंने ये कहा कि मनुष्य बनना मनुष्य का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मनुष्य और मनुष्यता के निर्माण में लगाई करके कि यदि मनुष्य का निर्माण यदि मूल्यों के आधार पर सही हो गया तो देश समाज की सारी समस्याओं का जो है निदान हो जाएगा। यहाँ समाज निर्माण में एक जो सबसे अहम योगदान होता है, जो हमारे देश की परंपरा है, वो है किताबें, पुस्तकें। शायद हमारे
इतिहास की कई ऐसी किताबें, हर विषय पर हमारे पास ऐसी किताबें हैं, और लेखनी का तो आपको भी शौक रहा है, आपने भी कई किताबें लिखी हैं। आपसे पहले आपकी किताबों के बारे में जानना चाहेंगे। जी क्या कुछ आपने लिखा और कैसे आपके मन में ये विचार आया कि मुझे कोई पुस्तक लिखनी चाहिए, और क्यों आया? मैडम, जब मैं नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा तो हम लोगों को लगा कि वृक्षारोपण का काम है, स्वच्छता का काम है, रक्तदान के काम है, तो ये सारे काम जो नौजवानों के साथ खासतौर से जुड़े हुए हैं, तो हम उसमें गति को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जोड़ें जो उस इलाके की ज़रूरत भी रही है। तो हमने अनुपम जी मिश्र जो जिनके मैं संपर्क में रहा, तो उनकी एक पुस्तक हमारा पर्यावरण को मैंने गांधी शांति केंद्र जोधपुर में नेमीचंद जी भावुक साहब के यहाँ उस किताब को सबसे पहले मैंने देखा। बाद में अनुपम जी मिश्र साहब से लगातार संपर्क में रहा, तो उसमें था कि उस हमारा पर्यावरण वाली पुस्तक में ओरण गोचर का एक के बारे में बातचीत थी। तो हमें लगा कि हमें ओरण और गोचर को जो है ज़्यादा हरा भरा करना चाहिए, और वो चूँकि हमारा प्राण है तो उस पर हमें काम करना चाहिए। तो हम लोग प्लांट्स लेके नौजवानों के साथ में गांव में जाते, तो मालूम पड़ता है कि यहाँ तो ओरण नहीं है, कहीं गोचर नहीं है, कहीं ओरण गोचर दोनों नहीं है। तो ऐसे मुझे लगा कि जब रेगिस्तान का इलाका यदि ओरण गोचर के आधार पर जीवंत रहा है, तो हम पहले पता लगाएं कि ओरण और गोचर कहाँ हैं करके। तो जब हमने जानने की कोशिश की तो उसका कोई हमारे पास में डेटा नहीं था, प्रशासन के पास भी नहीं था। तब हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर ये तय किया कि पूरे ज़िले के गांव का सर्वे कराया जाए कि कहाँ कहाँ ओरण है, कहाँ गोचर है, कहाँ ओरण गोचर दोनों हैं, और कहाँ ओरण गोचर नहीं है। जी। तो ऐसे में हमने पहले बाड़मेर ज़िले का सर्वे करवाया, फिर गुरजोत कौर मैडम जी थी, और तो ललित के पवार साहब जो IAS जो रहे हैं, तो उनके माध्यम से उनसे मुलाकात की और पूरे पश्चिमी राजस्थान का एक प्लान बनाया कि उसका जो है गांव-गांव का सर्वे करवाया जाए कि कितनी ओरण है, कितनी गोचर है, क्या वाइल्ड लाइफ है, कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो पूरा एक क्वेश्चन बना के हम लोगों ने उसको जो है सर्वे का बना के पटवारियों के माध्यम से उसको हम लोगों ने करवाया करके। फिर मालूम पड़ा कि जितनी ओरण और गोचर है, और सारे गांव में ओरण गोचर है नहीं, क्यों नए गांव बसते गए तो उनमें ऐसी बात थी नहीं, लेकिन पुराने गांव जो बसते थे तो पूरी व्यवस्था के साथ बसते थे। वो पूरा ओरण और गोचर का एक हिस्सा छोड़ते थे। ओरण किसी देवी देवता के नाम से होती थी, तो उसमें तो बिल्कुल कोई पेड़ काटता भी नहीं था जी। और यदि किसी ने पेड़ काट दिया, हरी डाली भी काट दी, तो सामाजिक व्यवस्था थी, दंड का एक प्रावधान था। तो ऐसे में सदियों से जो है वो ओरण और गोचर की जो व्यवस्था थी वो किसानों को, गरीबों को, सबको मदद करती रही। फिर हमने सोचा कि भाई अब ओरण और गोचर के विकास का तो कोई कार्यक्रम चल नहीं रहा है इस समय, तो हम क्या करें करके। तो हमने कहा कि इस ओरण और गोचर को कैसे, ओरण को कैसे लोगों के सामने लेके जाया जाए। फिर हमने 4 गाँव को आधार बनाकर जो कम्युनिटी का विजडम था और जो लोगों की समझ थी, हमें लगा कि उसको जो है ज़रूर एक डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, ताकि वो समझ पैदा करेगा कि ओरण को कैसे अब तक सदियों से जो है वो मेंटेन करते रहे और सहेज के रखा हुआ है, और कैसे कल्चरली इसको जोड़ा है करके लोगों और को। यही वजह है सर, जो हमारे राजस्थानी कलाकार हैं वो लोक कलाओं से, लोक कथाओं से, छोटे छोटे मुहावरों से कहीं ना कहीं वो अपने गीत, संगीत, कविताओं में भी ये संदेश देते थे कि ये सब ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान जो है वो सूखा इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। बाड़मेर एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा सूखा अकाल रहा है। ऐसी ही आपकी पुस्तक के अंदर भी कुछ पंक्तियां हैं जो आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। निश्चित रूप से पहला तो वो ओरण का तो वो जो दस्तावेज था वो तो लोगों के लिए अब एक आधार बन गया है, जिसके ऊपर वो ओरण को बचाने का काम कर ही रहे हैं वो। और दूसरा, जो सदियों से लोग रहते रहे हैं, तो कैसे उनका अपना विज्ञान था, लोक विज्ञान जी। तो उस लोक विज्ञान में चाहे वो पानी जल का प्रबंधन करना हो, चाहे उनकी वेशभूषा हो, चाहे उनके झोंपे हों, झोंपड़ियाँ हो, तो कैसे वो डेजर्ट के अंदर इसको जो है सहेज कर रखते थे, उसको बनाते थे, और रेगिस्तान के क्लाइमेट के अनुसार वो जो है उसको जो है उपयोग किया जाता था। और ऐसी प्रकार की वहाँ थारपारकर जो गाय है, तो वो उसी क्लाइमेट को सूट करने वाली रही है। और वहीं इसी प्रकार का लोक संगीत और लोक मेले वहाँ रहे हैं। बिल्कुल। और आप सोचिएगा कि लोक विज्ञान के अंदर हमारे ढाडी समुदाय के जो लोग हैं,
खासतौर से हमारे भंवराम जी जो मित्र हैं, उन्होंने खूब इसका जो है कलेक्शन करके जो है उस किताब के लिए हमें उपलब्ध भी करवाया कि बादलों को देखकर, चांद सितारों को देखकर, हवाओं को जो है महसूस करके कि अकाल होगा कि सुकाल होगा कि क्या होगा, तो दोहों में पिरोने का काम भी हमारे समाज ने किया है करके। अब मैं एक उदाहरण आपको दूं कि जैसे अकाल के लिए एक दोहा जो है उपलब्ध है कि 2 सावन 2 भादवा 2 कार्तिक 2 माघ, ढड्ढा दोरी बेच कर नाज बिसावण जा, यानी जिस वर्ष 2 सावन 2 भादो 2 कार्तिक अथवा 2 माघ माह हो तो उस वर्ष अकाल पड़ता है। हाँ। और ऐसे सुकाल के लिए देखिएगा कि जो कहावतें हैं जी। तो सावन में सूर्यो चाले भादवे परवाई, आसो जा में पिसवा चाले भरभर गाड़ा लाई, श्रावण महीने में पश्चिम की हवा तेजी से चले और भाद्रपद माह में पूर्व की तेज हवा चले, आसोज महीने में पश्चिम की हवा चलने पर अनाज बहुत अधिक होता है। तो ऐसे में सैकड़ों ऐसी दोहे और चीज़ें हैं कि जो वहाँ के साइंस को, लोक विज्ञान को बताती है। तो हमें लगता है कि ये जो लोक विज्ञान है और जिसे ये गांव का समझ के या पुराने लोगों का समझ के छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो लोक विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है कि हम ग्रामीण समाज से, वहाँ के दस्तकारों से, पशुपालकों से, लोक गायकों से, लोक कहानी कहने वालों से हम कैसे उस समाज को समझें, सीखें और जानें। तो ऐसे में लगा कि नई पीढ़ी के लिए उन सारी चीज़ों को ऐसी किताब निकाली जाए, एक पुस्तक प्रकाशित की जाए कि जो आगे के जनरेशन के लिए एक कम्युनिटी का जो विजडम है, समाज का जो विजडम है, समाज की जो विरासत है, उसको हम लोग आगे ले जा सकें। सर, किताब लेखक के लिहाज से सबसे ख़ास होता है पाठक, और आज के दौर में, आज के युवा के अगर जब हम जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये युवा शक्ति किताबों से दूर हो रही है, गैजेट की काल्पनिक दुनिया में जी रही है, और ये ना सिर्फ भविष्य के लिए खतरा है बल्कि उस युवा के खुद के जीवन के लिए भी खतरा है। लेखक होने के नाते समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं आप, क्या इन युवाओं को कहेंगे किताब कितनी ज़रूरी है? कुछ वक्त किताबों को पढ़ना, किताबों को देना कितना ज़रूरी है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि शिक्षा वो है जो मन को बल दे, बुद्धि को तेज करे, है ना, और जो आपको दुनिया से जोड़ने का काम करे। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी ने खुद ने भी, देखिए आप, कि कम उम्र के अंदर दुनिया भर की तो उन्होंने यात्राएं की, यात्राओं के जरिए उन्होंने सीखने का काम किया, जानने का काम किया और समाज को प्रेरित करने का भी काम किया। लेकिन उसके साथ साथ धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, तो और जो बौद्धिक ज्ञान, इन सारे जितने भी दर्शन शास्त्र हैं हमारे, जितने भी मानवीय की पीठ की जितनी भी विधाएं हैं जी, उन सबके अंदर उनका जो है वो हस्तक्षेप था और बहुत ज्ञानी थे और उन्हें पठन पाठन का ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने खुद ने भी काफ़ी जो है किताबें उनके जीवित रहते भी प्रकाशित हुई और उसके बाद में भी जो है उन पे काम हुआ। तो ऐसे में विवेकानंद जी ने भी जो ख़ास तौर से इसी पे जोर दिया कि हमारा यदि सर्वांगीण विकास करना है और हमको मनुष्यता से और दुनिया से जुड़े रहना है और मनुष्य बने रहने के लिए आगे बढ़ना है, तो किताबें हमारे लिए अहम हैं, पढ़ाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में हम लोग ये समझें कि गैजेट के अंदर और उस गैजेट से और अपने इस मोबाइल की दुनिया के अंदर यदि हम लोग अपना सारा समय जाया करेंगे तो अंततः हमें ये लगेगा कि यार हमने तो बड़ी दुनिया से जुड़ने की अपेक्षा बहुत छोटी दुनिया के अंदर हम लोग रह गए हैं और एक खूबसूरत जो दुनिया लेखक की नज़रिए से है, लेखक के विचार से है, उससे हम वंचित हो गए हैं। तो जो साहित्य जो रचा गया है और जो साहित्य रचा भी जा रहा है, ऐसे में नौजवानों को महीने में कम से कम एक किताब को अपना एक आधार बनाते हैं तो वो उनके जीवन को बहुत खुशनुमा बनाएगी, उनको एक ताकत देगी और उनको बहुत आगे तक ले जाने में वो मदद करेगी। और ऐसा ही नहीं है कि केवल एक किताब तक ही हमें सीमित रहना है या एक विधा के अंदर की किताबों तक सीमित रहना है। हमें अलग अलग विधाओं की जो किताबें हैं उस पर भी हमको इस खूबसूरत दुनिया को जानने, समझने, जुड़ने के लिए हमें मौका है तो उसे चूकना नहीं चाहिए।
और समय जीवन जिसका है वो बहुत कम है सभी के लिए। और ऐसे में जब ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है तो कुछ उसमें से पल हम लोग निकालें, कुछ किताबें हम हमारे लिए साल भर के लिए यदि लक्ष्य बना लें कि इतनी किताबें तो हमें किताबों से जुड़ना है और पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि एक बार यदि नौजवान उससे जुड़ जाएगा और उसको अपना आदत का हिस्सा बना लेगा तो उससे बढ़िया उनकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता। बहुत अच्छा संदेश भी है और बहुत अच्छी बात भी है। तो थोड़ा सा वक्त हर युवा को, हर युवा नहीं, हर आयु वर्ग के व्यक्ति को किताबों को देना चाहिए और हर विषय की किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप जितना देखेंगे दुनिया को और जितना पढ़ेंगे उससे आपका ही विकास होगा और कहीं ना कहीं आपको खुद में ही मन में अच्छा लगेगा। सर, कहा जाता है ना, हमारे देश की संस्कृति, हमारी विरासत बहुत ख़ास है और कहीं ना कहीं आप एक कोशिश कर रहे हैं उस संस्कृति से, उस विरासत से युवा जगत को रूबरू कराने की, उन्हें जानने। हमारे देश का हर राज्य अलग तरीके का है, अलग परिवेश है, अलग संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अलग कल्चर है। 5 राज्यों की जिम्मेदारी आपको दी गई है और 5 राज्य वो भी अलग अलग के। कैसे वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और क्या कुछ खास है उसमें? नेहरू युवा केंद्र संगठन का हर जिला स्तर पर अपना एक जिला केंद्र है और वहाँ जिला युवा अधिकारी का जो पद है वो सहायक निदेशक के का बराबर है। तो हर जिले में हमारा एक कार्यालय है, जिला कार्यालय, जो नौजवानों के साथ जुड़ के काम कर रहा है। और हर राज्य के अंदर हमारा एक राज्य कार्यालय है और वहाँ राज्य निदेशक बैठते हैं और 5-6 राज्यों पर एक क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम करते हैं। और ऐसे में जो हमारे 5 जो राज्य हैं तो उसमें जो मॉनिटरिंग का जो खासतौर से काम है, उनको मदद करने का काम है और विभिन्न प्रकार के जो युवा कार्यक्रम है तो उन्हें ज़रूरत के मुताबिक हम लोग सहयोग करने का काम करते हैं। उनकी मॉनिटरिंग करके उनको और काम को प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग मदद करते हैं, क्योंकि भारत सरकार के कई कार्यक्रम ऐसे भी हैं जिसमें खासतौर से आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है, बॉर्डर एक्सचेंज प्रोग्राम है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो ये कुछ नए प्रोग्राम जो नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़े हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय साबित हो रहे हैं। सर, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जो इसकी जिम्मेदारी आपको? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा। अच्छा, ये 5 और 5 ही अलग अलग प्रांत के हैं, अलग अलग इलाके के हैं, अलग परिवेश के हैं। तो इनमें तालमेल कैसे बिठाया जाता है, क्या कुछ करना पड़ता है खास? नहीं, कुल यूथ की जो मानसिकता है और जो नीड्स है कमोबस एक जैसी है जी। तो करीब करीब कार्यक्रम तो सभी जगह एक जैसे ही कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन ख़ासतौर से जो नक्सली इलाके के बच्चे हैं जी, जो आते हैं तो उनके लिए बहुत केयर करने की ज़रूरत रहती है और उनके प्रोग्राम को प्रभावी बनाने के लिए और ज़्यादा प्रयास मिलकर किया जाता है कि ताकि वो लोग ये महसूस कर सकें कि शांत इलाकों में जब उन नौजवानों को लेके जाते हैं और जहाँ उनके कार्यक्रम करवाए जाते हैं कि कैसे शांति के जरिए विकास हो सकता है, मिलकर रहने से कैसे विकास हो सकता है, ताकि नक्सली ताकतों को वो लोग जवाब दे सके जी। तो ऐसे में मिलजुल कर इस कार्यक्रम को करवाए जाने के कार्यक्रम ये मिलजुल कर कार्यक्रम करवाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं कि काम जो जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने तय किया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो पूरी डेडिकेशन के साथ में, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में अपना काम करें। बहुत खूब सर। अब कहा जाता है ना कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं और उसके लिए हमें कोई अवार्ड से नवाजा जाता है तो वो सबसे बड़ा सुकून देता है, कहीं ना कहीं खुशी के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। जब आपको जिला युवा समन्वयक का प्रथम पुरस्कार मिला तो कितना प्रोत्साहित किया उस पुरस्कार ने कि बस आगे जीवन में और कुछ करना है और बहुत कुछ कर देना है? जब नेहरू युवा केंद्र में हम लोग आए थे तो निश्चित रूप से एक मिशन के भाव से हम लोग आए थे कि हमें एक ऐसा अवसर मिला है कि हम लोग अकाल और सूखेग्रस्त इलाके के अंदर और वहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर काम करें और उनको सशक्त बनाने का काम करें, उनको स्किल्स देने का काम करें और सामुदायिक सेवा के साथ जोड़ने का भी काम करें। तो हम लोगों ने ट्राइजम का एक कार्यक्रम उस ज़माने में ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम था उसको हमने बहुत ही डेडिकेशन के साथ में और पूरी ऊर्जा के साथ में पूरे ज़िले भर में हम लोगों ने काम किया। तो सैकड़ों नौजवान जो है उसमें प्रशिक्षित हुए
और लोगों को अपना रोजगार मिला। तो मुझे लगता है कि सबसे सुकून तो ये है कि आप जिस काम में लगते हैं और उसके रिजल्ट जब आपको दिखने शुरू होते हैं तो सबसे ज़्यादा सुकून भरा काम होता है। इसके साथ ही उसी ज़माने में लिटरेसी का जो कार्यक्रम था उसमें हम लोगों ने भी 300 सेंटर्स संचालित किए थे, और ख़ासतौर से बाड़मेर ज़िले के उस इलाके के अंदर जहाँ जीरो लिटरेसी के गांव भी हुआ करते थे। तो आप अंदाज़ लगाइएगा कि किस चुनौतीपूर्ण रूप से हम लोगों के लिए वो काम था। और आप सोचिएगा कि कच्छ के इलाके से जुड़े हुए इलाके में भी, और धोरीमीना, चौटन, और इस 2 ऐसे ब्लॉक थे जो उन इलाकों के अंदर जाकर काम करना और नौजवानों को तैयार करना, मुझे लगता है आज हमको लगता है कि बड़ा वो एक चुनौतीपूर्ण काम जिससे हम लोग मिलकर उसको कर पाए और अच्छे से कर पाए। तो ऐसे में सरकार को लगा कि यूथ मूवमेंट का जो काम हम लोगों ने वहाँ उस इलाके में किया है और युवाओं को सशक्त करने का काम किया है, तो पहली बार ही उस अवार्ड को कंस्टिट्यूट किया गया था और वो हमारे हिस्से में वो आ गया। तो ये तो केवल अकेला मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ जुड़ी हुई तमाम वो टीम है जिसकी वजह से बेस्ट कोऑर्डिनेटर इन दी कंट्री का अवार्ड भी मिला, तो बेस्ट एनवाई के इन दी कंट्री का भी अवार्ड हम लोगों को उस ज़माने में मिला। बहुत खूब सर, जिस तरीके से स्किल्स डेवलपमेंट जो आपके कार्यक्रम में भी खासा महत्वपूर्ण रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान रहा है, इवन उन्होंने नई शिक्षा नीति में ये बदलाव भी किया है कि शिक्षा के साथ स्किल्स डेवलपमेंट का हुनर भी सिखाया जाए, कहीं ना कहीं कौशल विज्ञान भी हो। कितनी कारगर होगी, कितना सुनहरा भविष्य होगा देश का जब हमारी युवा शक्ति अपनी खूबियों को भी निखारेगी। देखिए, विकसित भारत 2047 बनाने के लिए जिस प्रकार से सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और उसमें निश्चित रूप से ये तय बात है कि यदि कौशलता हमारे नौजवानों के साथ जुड़ जाती है, जो उनको उद्यमी बनाने में, रोजगार देने में मदद करती है, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। अब हम देखें कि स्वामी विवेकानंद जी को भी हम लोग देखें तो उन्होंने क्या बात कही। उन्होंने बात कही कि हमें याचक नहीं बनना है जी, हमें आत्मनिर्भर बनना है। और जब आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए आपके पास कौशलता का होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। तो कौशलता ही आदमी के अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करती है, कौशलता ही आदमी को निर्बल से बलवान बनाती है, कौशलता ही आपके रास्ते को सुगम बनाने में मदद करती है। तो ऐसे में यदि शिक्षा के साथ में कौशलता जब जुड़ जाती है तो एक तरह से आभूषण का काम करती है वो, बिल्कुल। और वो युवाओं को जो है एक ऐसी ताकत दे देती है कि जिससे कि वो याचक नहीं बनता, वो रोजगार देने वाला बन जाता है। तो ऐसे में विवेकानंद जी की यदि बात को हम इससे जोड़ें कि याचक बनने से वो हमें, वो सबसे बड़ा हमारे लिए पाप है, निर्बल होना हम सबके लिए सबसे बड़ा पाप है। तो विवेकानंद जी के रास्ते पे चलते हुए तो हम लोगों को कौशलता की बात को नौजवानों के साथ जोड़ना अहम है, और उसके लिए सारे प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, अवसर दिए जा रहे हैं जिसको जानने की और लाभ उठाने की हमारी ज़रूरत है। और आप देखिएगा कि देश के अंदर अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, और लोगों को ज्ञान होना भी ज़रूरी है कि किस क्षेत्र में रोजगार की संभावना है और कौन सी स्किल से उसके रोजगार मिलने की संभावना है। तो ऐसे में यदि नौजवान यदि ये जान जाएगा तो उसके लिए भी आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा कि इस स्किल्स के जरिए मैं अपने रास्ते को जो है दृढ़ कर सकता हूँ, उस रास्ते पे जाके जीवन निर्वाह कर सकता हूँ, उस रास्ते के पर जाकर मैं अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता हूँ। बहुत खूब सर, और युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी है कि वो कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और जब युवा आत्मनिर्भर बनेंगे तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जी, निश्चित रूप से। और आपसे जानकर बहुत कुछ जाना, और हमारे जितने दर्शक हैं उन सबको भी बहुत कुछ ज्ञान की बातें भी मिली होंगी, और कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक संदेश भी मिला होगा। सर, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला। और चूंकि अब वक्त हो चला है कि हम अपने दर्शकों से इजाज़त लें, लेकिन दर्शकों, जिस तरीके से कहा है सर ने कि जीवन में एक तो किताबों को ज़रूर महत्व दीजिए और आत्मनिर्भर बनिए, अपनी खूबियों को निखारिए, खामियों को दूर कीजिए, और हमसे हर रोज़ यूं ही मुलाकात करते रहिए, और साथ ही अपने अंदर मनुष्यता रखिए। कहीं ना कहीं आपकी एक मुस्कुराहट दुनिया के अंदर कितनी ऊर्जा पैदा कर रही है। तो अभी तो कहा गया है ना कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। तो बस अपना जीवन ऐसे ही जिए, हमारे कार्यक्रम देखते रहिए, हमसे यूं ही मुलाकात करते रहिए।